वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आए जाने रे। मैं वेलकम करना चाहूंगी वेद प्रताप वैदिक जी का। ही इज अ वेरी फेमस सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिसिस एंड फ्रीलांसर, कम्युनिस्ट इंडिया। आप सर प्लीज आए और जरूर इस दिन के महत्व और इसकी क्या खासियत विशेषता है अपने शब्दों में जरूर हमें बताएं। आदरणीय जस्टिस बालकृष्णन जी, आदरणीय जस्टिस ज्ञानसुधा जी, भाई मनोज जी और सीताराम येचुरी मेरे बहुत पुराने साथी, वो चले गए। और जो साधु सन्यासी चारों बोले, उन्होंने मुझे बड़ा हर्षित किया। चारों मेरे मित्र हैं, चारों हमारे साथी हैं और चारों ने बहुत अच्छी बात कही। और इस मौके पर नंदन झा जी ने 4 साधुओं को बुलवाया, ये बहुत शुभ कार्य किया, क्योंकि ये 2 साधुओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक साधु का नाम महात्मा गांधी और दूसरे साधु का नाम नेल्सन मंडेला। मंडेला को नेल्सन नाम भी बाद में मिला, उनका जो पारिवारिक नाम था वो कुछ और था। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि नेल्सन मंडेला गांधी के सच्चे शिष्य थे। गांधी के अनगिनत शिष्य भारत में भी रहे, लेकिन वो एक ऐसा शिष्य था जिसने गांधी के कहे को, कथनी को करनी में उतार दिया। 27 साल जेल में रहे। किसे कहते हैं? मैं तो आज तक किसी नेता का नाम नहीं जानता हूँ दुनिया में जो 27 साल जेल में रहा। विनायक दामोदर सावरकर रहे, 10 साल जेल में रहे, 10-12 साल नज़रबंद रहे। उनको 50 साल की जेल हुई थी। लेकिन नेल्सन मंडेला ऐसे बड़े नेता कि राष्ट्रपति बने आगे जाकर, और 27 साल जेल में रहे। और जिस द्वीप में वो जेल में थे, क्या भयंकर जेल थी वो। यहाँ हमारे यहाँ जेल में तो रोज अगर आपसे कोई मिलने आना चाहे तो मिल सकता है। मैं भी जेल गया हूँ, आज से 64-65 साल पहले। 12-13 साल की उम्र में मैंने जेल काटी है। हिंदुस्तान की जेल, आहा क्या आनंद है वहाँ। मैं तो अभी भी जेल जाने को तरसता हूँ, इतना आनंद आता है जेल में। पहले मैं C क्लास का कैदी हुआ करता था बचपन में। जब बड़े हो गए, आंदोलन चलाए तो A क्लास का कैदी भी हो गया। तो ठाठ ही ठाठ 5 स्टार है हमारी जेल। लेकिन जिस जेल में मंडेला थे, साल में एक बार किसी एक आदमी से मिल सकते थे, और सिर्फ आधे घंटे के लिए मिल सकते थे। साल में सिर्फ 2 बार चिट्ठी लिख सकते थे, कोई अखबार पढ़ नहीं सकते थे, कोई किताब पढ़ नहीं सकते थे। और क्या खाना और क्या मशक्क़त। यानी जो सावरकर ने दुख नहीं देखा अंडमान निकोबार में अंग्रेज़ के ज़माने में, उससे भयंकर दुख मंडेला ने देखे। लेकिन उन सब दुखों को झेलने के बावजूद मंडेला जब बाहर निकले हैं, उसके पहले की बात कहता हूँ कि जब अंदर रहे जेल में, तो जेल में रहकर उन्होंने आंदोलन चलाए, जेल में रहकर पैम्फलेट्स लिखे, जेल में रहकर अफ्रीकी नेताओं को प्रेरित किया, काले नेताओं को, कि तुम संग्राम करो। और संग्राम भी कैसा, वो गांधी से कभी मिले नहीं। गांधी जी तो 1914 में यहाँ आ गए थे, मंडेला जी पैदा 1918 में हुए, कभी भेंट नहीं हुई दोनों की। और मंडेला शुरू में इतने उग्र स्वभाव के थे कि 1961 में जब शारपिले का कांड हुआ, मैं इंदौर में पढ़ता था उस ज़माने में, आज तक मुझे उसकी स्मृति है। 1961 में जो हुआ था, सैकड़ों काले लोग मारे गए थे और हमारा खून यहाँ खोलता था। तो मंडेला ने हिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कुछ दिन काम भी किया उन्होंने, संगठन भी बनाया। लेकिन धीरे धीरे उनको बात समझ में आ गई कि गांधी का रास्ता ही ठीक रास्ता है, और वो उसी रास्ते पर चलते रहे। अहिंसात्मक आंदोलन उन्होंने किए। और 1994 में जब डी क्लर्क की सरकार थी गोरे की, तब चुनाव हुए और चुनाव में 3/4 बहुमत से जीते मंडेला। जीतने के बाद 5 साल राज किया उन्होंने। उस राज में क्या किया मंडेला ने? अगर मंडेला की जगह और कोई होता तो क्या करता? मंडेला की जगह और कोई होता
तो खून की नदियां बहा देता, गोरों को काट देता, क्योंकि 90% काले और 10% गोरे और 95% पूंजी पर, 95% चल अचल संपदा पर गोरों का अधिकार। और कितना अत्याचार उन्होंने किया आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत में तो कुछ अत्याचार किया ही नहीं अंग्रेजों ने उसके मुकाबले जो अफ्रीका में किया है। गोरे लोग शहर में नहीं जा सकते थे, काले लोग शहर में नहीं जा सकते थे, जहाँ गोरे रहते थे वहाँ पढ़ नहीं सकते थे। उनको नौकरी जब करते थे, सोने की खदानों में मजदूरी करते थे, तो जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। ऐसे देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद, अपनी सरकार बनाने के बाद क्या किया मंडेला ने? गांधी का रास्ता अपनाया, खूनी रास्ता नहीं अपनाया। गोरों के विरुद्ध उन्होंने कोई घृणा का अभियान नहीं चलाया, कहा प्रेम से रहेंगे, मिल के काम करेंगे। और 5 साल में उन्होंने गरीबों के लिए, काले लोगों के लिए इतने रचनात्मक अभियान चलाए कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन हुआ। औसत गोरे के मुकाबले काला आदमी 10 गुना ज़्यादा गरीब होता था, भूखे मरते थे लोग, उनको रुपए 2 रुपए रोज मिलते थे काम करने के। लेकिन इन्होंने जो मदद की सरकारी, जैसी कि मदद आजकल भी भारत सरकार कर रही है लोगों की, ऐसी मदद बड़े पैमाने पर हुई। और उसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ जो गैर बराबरी 1 से 10 गुना थी वो 6 गुना रह गई। ये बड़ा लोकतांत्रिक काम था। लेकिन आज भी गांधी और मंडेला का जो काम है वो अधूरा है। ये नंदन झा ने बहुत अच्छा किया कि भारत में इस संस्था की स्थापना की। नंदन झा बधाई के पात्र है कि ये नौजवान इतनी प्रतिभा है कि 2 एशिया और अफ्रीका के 2 महान संतों के आधार पर एक संस्था चला रहे हैं। इस संस्था के जरिए जो भारत में दोष था, जो भारत में जाति प्रथा है, जिसने ऊंच नीच का भेदभाव किया है और करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया है, और जो वहाँ पर रंग भेद है वो आज भी कायम है। जैसे साउथ अफ्रीका में कायम है, वैसे ही आज भारत में भी कायम है। गांधी और मंडेला का काम आज भी अधूरा है। इनको पूरा करने वाला कोई महान व्यक्ति न अफ्रीका में पैदा हुआ है न भारत में। दक्षिण अफ्रीका में ज़ुमा जो राष्ट्रपति रहे हैं, किस कदर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और परसों रात कितने दंगे किए हैं, भारतीयों को मरवाया है उन्होंने, अपने काले लोगों को भारतीयों को दौड़वा दिया है, दुकानें लूट ली है भारतीयों की, भारतीयों का खून किया हुआ है, भारतीयों को डंडों से पीटा है। क्या ये मंडेला का साउथ अफ्रीका है? ये ज़ुमा का और उनके पहले वाले प्रधान राष्ट्रपति का साउथ अफ्रीका, मंडेला का अफ्रीका नहीं है। क्या आज जो भारत हम देख रहे हैं वो गांधी का भारत है, गांधी के सपनों का भारत है? हमें मंडेला के सपनों का अगर अफ्रीका बनाना है, संपूर्ण अफ्रीका बनाना है, तो गांधी के सपनों का पूरा भारत बनाना है। उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, जुटेंगे। और जो नंदन झा जी ने फाउंडेशन बनाया है, इसके ज़रिए हम उन आदर्शों को पुनर्स्थापित करेंगे। इसी भावना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेल्सन मंडेला को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके 130वें जन्मदिन में। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पर आए जाने रे।